जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम को लेकर के प्रदेश में बड़ी खबर। बिजली विभागों के द्वारा बकाया राशि विभिन्न क्षेत्रों से वसूला जा रहा है। दिवंगत शिक्षकों के परिजनों के द्वारा रायपुर में किया जा रहा है आमरण अनशन। किसानों को मिलेगी खोई हुई जमीन वापस। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अगले 48 घंटे में होगी भारी बारिश। सीएम भूपेश बघेल ने बारदानों को लेकर के किसान को आग्रह किया। चलिए जानते हैं अब खबर विस्तार से। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर दौरे पर रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कन्हैया कुमार उड़ीसा के लिए रवाना हो गए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा भी उड़ीसा रवाना हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़िया न्यूज से बातचीत करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी लेकर कहा कि कांग्रेस वहाँ अच्छा काम कर रही है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी डाइवर्ट एंड रूल का नियम पालन कर रही है। उन्होंने छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर छत्तीसगढ़ में कहा, छात्र राजनीति अब खत्म हो रही है। आज से प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से 29 दिसंबर तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही सरगुजा संभाग में ओले गिरने की भी संभावना है। हालांकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। आज रात को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में हल्की सी मध्यम बारिश आज होगी। इसी के साथ 29 दिसंबर को सरगुजा और बिलासपुर संभाग में वर्षा होगी, तो वहीं हल्की से मध्यम बारिश रायपुर और दुर्ग संभाग में भी होगी। सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में ओले गिरने की भी संभावना है। आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं प्रदेश में बताई गई है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इसी महीने टाइम टेबल जारी हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा को लेकर के अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। प्रदेश में फिलहाल संक्रमण की रफ्तार धीमी है। यही वजह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल पहले की तरह ही ऑफलाइन मोड पर परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या भी पहले की तरह कर दी गई है। साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षक बाहर से भेजे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मार्च के पहले हफ्ते में परीक्षा लेने की तैयारी में है। ऐसे में संक्रमण की गति में कोई बदलाव होता है तो स्थिति को देख करके परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है और इसी हफ्ते माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा समय सारणी जारी कर दी जाएगी। आदिवासी अंचल में खेल को बढ़ावा देने के लिए जगदलपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैदान बन करके तैयार हो गया है, जो विभिन्न मानकों पर खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने का काम करेगा। आपको बता दें कि 25 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया है जगदलपुर में और यह गांधी मैदान में बनाया गया है, जहां एक साथ सभी खेल की सुविधा मिल सकेगी। खेल मैदान में सिंथेटिक ट्रैक भी लगाया जा रहा है, जो बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया है। रायगढ़ के गोड़ा तराई में एयरपोर्ट निर्माण से राज्य सरकार ने अपनी हाथ वापस खींच लेने पर एयरपोर्ट के लिए संरक्षित की गई जमीन किसानों को वापस की जा सकती है। जिला प्रशासन ने उड्डयन विभाग को इस संबंध में पत्र लिख करके अनुमति मांगी है। तो वहीं विभाग का कहना है कि उड्डयन मंत्री आदेश दे देते हैं तो जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लग जाएगी और किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक फिर से मिल जाएगा। मामले पर किसान जमीन पर लगी रोक को हटाने के लिए मांग कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में उड्डयन विभाग से अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। दरअसल साल 2013 में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने की योजना राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी। इसके लिए 252 हेक्टेयर जमीन को जिला प्रशासन ने संरक्षित जमीन घोषित कर दिया था। लेकिन उड़ीसा के झारसुगड़ा में एक नया एयरपोर्ट बनने के बाद राज्य सरकार की एयरपोर्ट निर्माण में दिलचस्पी खत्म हो गई। बीते 22 दिनों से रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बैठे अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के दिवंगत कर्मचारियों के परिजन ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। दिवंगत शिक्षकों के परिजनों में से एक प्रियंका मिश्रा के अनशन का आज 5वां दिन है और इस आमरण अनशन के चलते उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन वे अब भी अनशन जारी रखी हुई हैं। इस प्रदर्शन में पीड़ित महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी हैं। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि हम सरकार से किसी भी तरह की नई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
महासमुंद जिले में कोविड केस कम होने के बाद बिजली विभाग ने बकायादारों से बिजली बिल वसूली करने के लिए अब काफी सख्ती दिखाने की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में हाउसिंग बोर्ड, शंकराचार्य भवन समेत अन्य गांवों में अब अंधेरा नजर आ रहा है। बिजली बिल नहीं पटाने पर विभाग ने बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। महासमुंद डिवीजन में 36 विभागों के 2172 कनेक्शन पर लाखों रुपए का बिल बकाया है। बिल जमा नहीं होने पर विभाग ने स्ट्रीट लाइट और अन्य कनेक्शन काट दिए हैं। सबसे ज्यादा बिल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है, लगभग 14 लाख, और शिक्षा विभाग का 37 लाख, वन विभाग का करीब 6 लाख रुपए और पुलिस विभाग का 7 लाख रुपए और नगर पंचायत का 9.5 लाख रुपए का बिल बकाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बारदाने के संबंध में वे केंद्र से बात करेंगे। भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बारदाने की कमी के कारण धान खरीदी बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक होने वाली है, जिसमें वे बारदाने का मुद्दा रखेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में 1 दिसंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। इस वर्ष सरकार 22,66,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी कर रही है। देश में अब तक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 141 करोड़ 73 लाख कोविड विरोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.4% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। पिछले 24 घंटे में 7,141 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। महामारी से अब तक 3 करोड़ 42 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 5,131 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर प्रदेश में बीते दिनों 11,300 सैंपलों की जाँच की गई है, जिसमें 46 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं प्रदेश की 18 जिलों में कोविड का पिछले 24 घंटे के दौरान कोई नया मामला सामने नहीं आया। इस बीच देवभोग में 16,000 से अधिक लोग टीकाकरण के लिए छूटे हुए हैं, जिनको लगाने के लिए 2 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है। इससे पहले 3 हफ्ते जागरूकता अभियान चलाया गया था, क्योंकि देवभोग क्षेत्र में टीकाकरण को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि संत कबीर के उत्कृष्ट विचारों का छत्तीसगढ़ में गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि संत कबीर के ज्ञान का प्रकाश आज भी मानव समाज को आलोकित कर रहा है। संत कबीर प्रखर समाज सुधारक थे। आगे बढ़कर उन्होंने लोगों को जीवन जीने की शैली बताई। श्री बघेल ने धमतरी विकास खंड के देवपुरी में आयोजित परख कबीर सत्संग मेला और युवोदय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यहां सत्संग भवन और स्याह धान कक्ष और मनन वाटिका का भूमि पूजन करने के साथ ही सदगुरु साहिब वाचनालय का लोकार्पण भी किया। उन्होंने मेला क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने संत कबीर आश्रम के विकास के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी दी। सुकमा जिले के तेलंगाना से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में सवेरे सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए, जिनमें 4 महिला नक्सली हैं। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। सुकमा पुलिस, तेलंगाना और गृहाउंड के जवानों को संयुक्त ऑपरेशन में माओवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में ये सफलता मिली है। यह घटना सुबह चेरला और छत्तीसगढ़ की सरहद पर हुई है।